ठीक है, नया चैप्टर हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में वैसे तो हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको मुझे लगता है याद ही होगी, याद भी दिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि हमारा दिमाग उतनी चीज़ों को ज़्यादा लंबे वक्त तक याद नहीं रख सकता, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स तुम लोगों को याद है? पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, हाँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है ABC। तो जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने सारे पार्ट्स हैं? हाथ, पैर, नाक, मुंह, आँख, कान, हाँ या ना? तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। उसी तरीके से ट्रायंगल अगर एक बॉडी है तो उसके कितने पार्ट्स हैं? तो कितने? हाँ, तो याद है, जश को याद है, 9 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? मुझे लगता था दियान को भी याद होगा, तो दियान को याद नहीं है। लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड, ए लास्ट भी नहीं, तुम 2 साल से मेरे साथ पास पढ़ रहे हो। सर 8th में मैं नहीं था ना। आप 7th में आए थे, 8th में आए थे? हाँ, तो एक सॉरी। तो 9 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 9 पार्ट। गैस कर सकते हो कौन कौन से? हाँ, 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अच्छा, 3 वर्टेक्स को मैं लिख सकता हूँ वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखना चाहिए। एंगल्स को मैं 2-3 तरीके से लिख सकता हूँ। पहले तो डायरेक्ट ऐसे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ऐसे लिख सकते हो। फिर दूसरा तरीका है कि 3 नाम वाला, जैसे कि A लिखना है ना, तो वो याद रखो, आजू बाजू दरवाजा वच्चे बैठो राजा। क्या? आजू बाजू दरवाजा वच्चे बैठो राजा, मतलब जो मेन एंगल है ना वो बीच में आएगा। तो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं? एंगल A को या तो BAC लिख सकते हैं या तो एंगल CAB लिख सकते हैं। और कुछ बच्चे एंगल भी, ये जो एंगल की निशानी है ना, वो भी गलत बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। इसको याद रखो, ये एक जोकर की चोंच के जैसा है। किसके जैसा? हाँ देखो, ऐसे अगर मैं मुंह बना दूं तो हो गया ना, ये जोकर की चोंच है कि नहीं? तो एंगल BAC या एंगल CAB, गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों चीजें एक ही है। B को क्या लिख सकते हैं? या फिर CBA। C को क्या लिख सकते हो? ACB या BCA, सही है ना? तो ये हो गए 3 एंगल, एंगल A कॉमा एंगल B कॉमा एंगल C। साइड्स को कैसे लिख सकते हैं? हाँ, तो देखो, साइड के लिए लाइन बनानी है, अरे लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट बनाना है। इसको AB या BA दोनों लिख सकते हो, क्योंकि A से B का अंतर जितना होगा उतना ही B से A का अंतर होगा। A से B का अंतर जितना होगा उतना ही B से A का होगा। तो AB लिखो या BA लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AB, BC, CA। टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 9 पार्ट्स हो गए। 3 वर्टेक्स, 3 एंगल, 3 साइड। थोड़ा और आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल टोटल कितने हैं? टोटल 6। बेस्ड ऑन साइड 3, साइड के हिसाब से 3। साइड के हिसाब से 3 ट्राइंगल कौन से? स्केलिन। और एंगल के हिसाब से 3 कौन से? राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी हो गया। नेक्स्ट, कंडीशन टू फॉर्म ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने की शर्त क्या है? नहीं नहीं नहीं, ट्राइंगल बनने की शर्त क्या है? क्या मैं बोल रहा हूँ? ट्राइंगल बनने की शर्त क्या है? अच्छा, किसी के पास ढक्कन है पेन का? दो, ठीक है। अभी देखो, एक ढक्कन मेरे पास है, एक ढक्कन इसने मुझे दिया। अभी मान लो ये पेन की कुछ लंबाई है, कितनी है वो मुझे नहीं पता। ये ढक्कन की कुछ लंबाई है और ये दूसरे ढक्कन की कुछ लंबाई है। अभी शर्त ये है कि आप सारी चीज़ों को एंड टू एंड ही कनेक्ट कर सकते हो, बीच में कहीं कनेक्ट नहीं कर सकते।
तो इस ढक्कन को मैं इस एंड पे कनेक्ट करता हूँ, इस ढक्कन को इस एंड पे कनेक्ट कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको शर्त दे रहा हूँ कि इसको जोड़ के ट्राइंगल बनाना है। तो क्या आप इसको जोड़ोगे तो ट्राइंगल बन पाएगा? क्यों नहीं बन रहा? सर क्योंकि इसकी लेंथ कम है। हाँ, मतलब ये जो दो छोटी साइड है वो बड़ी साइड से काफ़ी छोटी है, तो इसके संगठन में शक्ति नहीं है। तो इसके अगर संगठन में शक्ति हो, मतलब दो छोटी साइड मिलके बड़ी साइड से बड़ी हो जाए, तो वो ट्राइंगल फॉर्म कर सकती है। अदरवाइज वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकती, वो लाइन बना देगी। क्या बना देगी? लाइन। समझ रहे हो? तो ट्राइंगल बनाने की शर्त यह है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो छोटी साइड है, मान लो कि S1 और S2, क्या है? दो छोटी साइड है S1 और S2, और ये लंबी साइड है L, लॉन्गेस्ट। तो दो छोटी साइडें मिलके, यानी कि S1 प्लस S2 बड़ी साइड से बड़ी होनी चाहिए। दो छोटी साइडें मिलके बड़ी साइड से बड़ी होनी चाहिए, मतलब संगठन में शक्ति होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्राइंगल है जिसके साइड्स है 3, 4, 5, तो क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? 3, 4, 5। दो छोटे कौन से हैं? 3 और 4, उसको मिला दो तो क्या वो लंबे साइड से लंबे हैं? पर अगर मैं 5 की जगह पे 8 लिख दूं तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। दो छोटी साइडें मिलके बड़ी साइड से बड़ी हो तो ही ट्राइंगल बनेगा, वरना ट्राइंगल नहीं बनेगा। आपको 10वीं का एक सवाल पूछता हूँ। क्या? 10वीं का एक सवाल पूछता हूँ जो सवाल देखने से हैरान लगता है, पर है वो इसका। फॉर एग्जाम्पल, 10वीं का एक सवाल था कि 5, 7 और 8 ऐसा ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 5 है, एक साइड 7 है और एक साइड 8 है। ऐसे ट्राइंगल का एरिया ढूंढिए। 1 मार्क का है, तुम बताओ। चलो मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं, इसका एरिया बताइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ट्राइंगल भी बना देता हूँ। चलो 5, 7, 12, और ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया कितना होगा? वेरी नाइस। 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है 10वीं का। समझ रहे हो? इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि संगठन में शक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, और ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा तो एरिया कितना हो जाएगा? वेरी नाइस। अब समझ में आया? 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, दिमाग लगाना था बस। तो क्या है शर्त ट्राइंगल बनने की? हाँ, मतलब दो छोटे साइडें मिलके बड़ी साइड से बड़ी होनी चाहिए। अगर इक्वल हो तो क्या बनेगा? अगर इक्वल हो तो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये B, C, और ये A पॉइंट है, वो इक्वल होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही रेखा में, एक ही लाइन में है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। तो एक कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसे भी आएंगे कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर इन अ लाइन। आपको 3 पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे कि साबित कीजिए कि लाइन में है। तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा। क्या? BA प्लस AC इज इक्वल्स टू BC अगर हो रहा है तो वो लाइन पे है, अदरवाइज। यहाँ तक चीजें क्लियर है 5th में यूक्लिड में है, बट वो उसमें सिर्फ वो है। हाँ हाँ, पर ये अच्छा है, पर एक ही कॉन्सेप्ट, संगठन में शक्ति है। कंडीशन टू फॉर्म ट्राइंगल, कंडीशन टू फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल याद है तुम लोगों को? हाँ, शर्त उसकी, उसकी शर्त यहाँ पे क्या क्या है? कंडीशन, शर्त। शर्त क्या है कि कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल बने। हाँ, अगर दो छोटी साइडों का स्क्वायर, अगर दो छोटी साइडों का स्क्वायर लंबी साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा चलो, अगर आपका दिमाग इतना ही चल रहा है तो इक्वल्स टू की जगह पे लेस देन हो तो वो कौन सा ट्राइंगल है? अगर लेस देन हो तो वो कौन सा ट्राइंगल है?
एक्यूट। और अगर मोर देन हो तो, और अगर इक्वल्स टू हो तो। पर आप तीनों में से कौन सी शर्त बस पढ़ रहे हो? इक्वल्स टू वाली, पाइथागोरस थ्योरम। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर हो तो ही सिर्फ ट्राइंगल राइट एंगल हो सकता है। अदरवाइज छोटा हो तो एक्यूट होगा, बड़ा हो तो कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम, अगर 10वीं में आप 10वीं में पहुंचो और उनको मूड हो गया कि चलो मुश्किल पेपर निकालते हैं, तो आपको ऐसे साइड दे देंगे और बोलेंगे प्रूव दिस ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। आपने तो कभी देखा ही नहीं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की शर्त तो कभी जानी ही नहीं। बस कुछ मत करना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर करके कर देना, आपको 3 या 4 मार्क मिल जाएंगे। बस वही दिखाना है कि बड़ा है, दैट्स इट। इजी, ठीक है। कंडीशन टू फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको याद है? हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग कहीं पे तो सुना हुआ है ना तुम लोगों ने? कहाँ? हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ सुना था? वो सेम फ्लोर पे, सेम फ्लोर पे या अलग अलग फ्लोर पे? अलग अलग फ्लोर पे सेम का वो हो तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते थे। तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पे 2 फ्लोर थे, यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल लेने हैं, ए बी सी, और मान लो मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ पी क्यू आर। तो तुम मुझे बता सकते हो कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं दूसरा ट्राइंगल बना देता हूँ और इसके एंगल दे देता हूँ मैं 30, 60, 70, चलो 30, 70, 80, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है, 30, 80, 70। इसका नाम मैं कर देता हूँ ABC और इसका नाम मैं कर देता हूँ PQR। तो तुम मुझे बता सकते हो कि A से कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? A से कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? क्यों R? वेरी नाइस। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? हाँ, तो ये 30 है तो ये भी 30 है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल A जो है वो एंगल R के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है। पर कॉरस्पॉन्डेंस की निशानी क्या है? ठीक है, तो A जो है, हाँ मैं ये बोल रहा था कि कॉरस्पॉन्डेंस की कोई निशानी होती है क्या? क्या? वो इक्वल टू ऊपर नहीं, अब शॉक हो जाओगे, ये है कॉरस्पॉन्डिंग की निशानी। ठीक है, तो चलो आपने जो बोला उसको भी देख, ये किसकी निशानी है? इक्वल्स टू, ये सिमिलैरिटी की निशानी है। ये जो आप सिमिलैरिटी पढ़ोगे ना उसकी निशानी है। और अगर इन दोनों को मिला दो, हाँ, तो ये कॉन्ग्रुएंसी की भी निशानी है और अप्रोक्सीमेशन की भी निशानी है। अप्रोक्सीमेट ऐसे होता है, ठीक है। तो कई सारी निशानियां अभी नई नई आप देखेंगे। ओके, तो ए किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? आर से। बी किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? क्यू से। तो यहाँ पे मैं लिखूं एंगल बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू। एंगल सी किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? पी से। तो ये हो गया पी। तो कॉरस्पॉन्डेंस देखने के लिए यहाँ पे हमने क्या देखा? एंगल्स देखे। अभी तुम मुझे बता सकते हो कि ए बी किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? हाँ, आर क्यू से, क्योंकि ए के बराबर है आर, बी के बराबर है क्यू। तो ए बी जो है वो आर क्यू से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ए सी किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ए सी आर पी, आर पी। माँ बहुत ये छोटी चीजें ये हैं मेन इसमें, इस चैप्टर में। अगर तुम ए सी के बराबर पी आर लिख दोगे ना, गलत। कॉरस्पॉन्डिंग में ये होता है। बाकी है बहुत छोटे छोटे 6 स्टेप्स के प्रॉब्लम है सारे, पर कॉरस्पॉन्डेंस में ध्यान रखना।
ए के कॉरस्पॉन्डेंस में आर है तो उसकी जगह पे आप पी नहीं लिख सकते। क्लियर? चलो, तो एसी के कॉरस्पॉन्डेंस में आरपी आरपी, पर अगर मैं सी ए के कॉरस्पॉन्डेंस में लिखूं तो पी आर। सही है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस जो होगा वही पॉइंट पहले आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि बीएसी से कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कौन सा है? हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बी ए सी क्यू आर पी, ये है कॉरस्पॉन्डेंस। समझ में आ गया? ठीक है, वर्टेक्स भी कॉरस्पॉन्ड कर ली, एंगल भी कॉरस्पॉन्ड कर लिए, साइड्स भी कॉरस्पॉन्ड कर ली। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी एंड कंग्रुएंसी। सिमिलैरिटी मतलब क्या? एक जैसा। जैसे कि मैं और आप सिमिलर हैं, क्योंकि मेरा भी एक मुंह है, आपका भी एक मुंह है, मेरे भी दो हाथ है, आपके भी दो हाथ है, तो जो फीचर्स, जो शेप मेरे पास है वो शेप आपके पास भी है। तो ऐसी दो चीजें जिसका शेप सेम हो उसको मैं सिमिलर कह सकता हूं। तो सिमिलैरिटी मतलब क्या? सिमिलैरिटी मतलब क्या? सेम शेप। तो थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। आर डी शर्मा की बुक और मैथ्स की बुक सिमिलर है, क्योंकि दोनों का शेप कौन सा है? रेक्टेंगल। क्या ये बुक और ये दरवाजा सिमिलर है? है ना सर, क्योंकि रेक्टेंगल ही है। रेक्टेंगल ही है। हमें सिर्फ शेप देखना है, छोटा बड़ा हमें नहीं देखना है। छोटे ताजमहल की गिफ्ट और एक्चुअल ताजमहल सिमिलर है। फिर मर्क्यूरी, हमारा मून और अर्थ सिमिलर है। हमारी अर्थ और सूरज सिमिलर है। अच्छा, शेप था। शेप ही देखना है। सिमिलैरिटीज में एक ही चीज देखनी है, वो क्या है? शेप। तो अगर किसी चीज का शेप सेम हो, साइज भले ही अलग हो, डिफरेंट साइज, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिमिलर। अभी कॉन्ग्रुएंसी में शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगी। तो क्या मैं और आप कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या मैं और आप सिमिलर है? ठीक है। क्या मेरी एक ही बुक के सारे पेज कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है। क्या मैथ्स की बुक और आर डी शर्मा की बुक के पेज कॉन्ग्रुएंट है? पर शेप तो सेम है ना? वेरी नाइस। अच्छा, क्या मेरा बुक और दरवाजा कॉन्ग्रुएंट है? नहीं सर। पर दोनों रेक्टेंगल है ना? वेरी नाइस। एक ही कंपनी के एक ही फीचर्स वाले लिए गए 10 पंखे कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर? एक ही कंपनी के एक ही फीचर्स वाले लिए गए 10 पंखे, एक ही फीचर्स, कॉन्ग्रुएंट ना? ठीक है। अगर आपका आइडेंटिकल ट्विंस भाई हो तो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर होगा सर। थोड़ा क्यों? बहुत तो चेंज होता है। अरे आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल वर्ड ही आए ना, आइडेंटिकल, तो कॉन्ग्रुएंट, राइट। आपके साथ ही पैदा हुई आइडेंटिकल सिस्टर, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि उसका शेप अलग है, आपका शेप अलग है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है। सिमिलैरिटीज के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये। फिर से सारी शर्तें तुम लोगों को याद है? पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कंडीशन टू फॉर्म ट्राइंगल, संगठन में शक्ति है S1 + S2 शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी नहीं, मस्ट बी ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट साइड। कंडीशन टू फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, AB plus BC is equal to AC. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है? Equal. ऐसे पार्ट्स जो इक्वल हैं, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डेंस की निशानी क्या है? ये वाली। सिमिलैरिटी क्या है? जिसकी शेप सेम और साइज कॉन्ग्रुएंसी क्या है? साइज। इतनी चीजें क्लियर? तो सिर्फ वो हरे अक्षर से लिखा हुआ लिख लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो, अभी दो ट्राइंगल्स के बीच या तो हम सिमिलैरिटीज प्रस्थापित कर सकते हैं या तो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रस्थापित कर सकते हैं। अभी ये दोनों चीज क्या है उसको समझो।
अगर किसी भी दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना हो या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो कम से कम तिगड़ी चाहिए। क्या चाहिए? तिगड़ी। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ रैंडमली, ऐसा कोई भी ट्रायंगल ले लेता हूँ जिसमें नाम दे रहा हूँ मैं ABC, ठीक है। और दूसरा एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं जिसका नाम मैं दे रहा हूँ PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, पहले सिमिलरिटी लेते हैं, मतलब इन दोनों का शेप सेम हो, साइज भले ही अलग हो, इन दोनों का शेप सेम हो, साइज भले ही अलग हो, चलेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे सिमिलरिटी प्रूव करनी है तो हमारे पास कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं। सबसे पहली शर्त एंगल एंगल एंगल, मतलब अगर इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। इक्वल इज डिफरेंट टर्म, सिमिलर इज डिफरेंट टर्म एंड कॉन्ग्रुएंसी इज अनदर टर्म, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। दूसरी शर्त है साइड साइड साइड। अगर मान लो कि ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी साइड एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डेंस में है। कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा कि एक गुना है, दूसरा गुना है, तीसरा गुना है, बाद में गुनगुन गुना, गुनगुन गुना, गुनगुन गुना, रे गाना रे, तो नहीं चलेगा। क्या? सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। क्या प्रोपोर्शन में? सेम। अगर 2 गुना है तो सारी 2 गुना होनी चाहिए, 3 गुना है तो सारी 3 गुना होनी चाहिए। तो अगर इन तीनों साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तीसरी शर्त है इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज। हाँ, तो एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड। तो अगर दो एंगल के बीच की साइड, मतलब मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लो ये 50 और ये 70, ये 50 और ये 70, तो क्या दो एंगल इक्वल हैं? और उसके बीच की जो साइड है वो प्रोपोर्शन में है। इक्वल हो तो भी चले, प्रोपोर्शन में हो तो भी चले। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। उससे उल्टा साइड एंगल साइड, अगर दो साइड सेम प्रोपोर्शन में हो और बीच वाला एंगल सेम हो तो भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। वेरी नाइस। अभी इसके अलावा कोई शर्त सोच पा रहे हो? नेक्स्ट शर्त है आस, एंगल एंगल साइड। एंगल मतलब दो पड़ोसी एंगल और एक साइड। क्या? दो पड़ोसी एंगल और एक साइड, दोनों ट्रायंगल के सेम हो एंगल और साइड प्रोपोर्शन में हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। वेरी नाइस, डबल साइड एंगल। वेरी नाइस। दो साइड और तीसरी एंगल, दो पड़ोसी साइड। दो साइड मतलब कोई भी दो साइड नहीं, दो पड़ोसी। हालांकि ट्रायंगल में सारी पड़ोसी होती है ना। तो दो साइड और तीसरा एंगल अगर इक्वल हो तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई शर्त बना भी सकते हो खुद, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा और एक आखिरी शर्त है। RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर किसी दो ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, अगर किसी दो ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, हाइपोटेनियस सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब अगर ये 5 है तो ये 10 है, हाइपोटेनियस सेम प्रोपोर्शन में है और कोई भी एक साइड सेम प्रोपोर्शन में है। क्या? कोई भी एक साइड, मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 है। तो देखो राइट एंगल है दोनों में, हाइपोटेनियस सेम प्रोपोर्शन में है जितना साइड प्रोपोर्शन में है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे?
सिमिलर हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी की ये 7 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 7 शर्तें। अभी सॉरी, सिमिलरिटी की 7 शर्तें हैं। अभी कॉन्ग्रुएंसी में कुछ शर्तें निकल जाती हैं। कॉन्ग्रुएंसी में कुछ शर्तें निकल जाती हैं, और जो शर्तें निकल जाती हैं कॉन्ग्रुएंसी में वो ये है, एक एंगल 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 निकल जाती है, और एक साइड साइड एंगल निकल जाती है। ये दोनों शर्तें जो हैं वो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं है। अभी कॉन्ग्रुएंसी में कौन कौन से शर्तें हैं वो मैं आपको बता दूं। एक मिनट मैं लिख लेता हूं। मैंने वो इसकी एक ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक याद कर रहा हूं मैं। हाँ, वो ट्रिक ये है, आशा की सास आस पास हो तो हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये एक रहस्य है। ठीक है? क्या? आशा की सास आसपास हो तो हो जाओ, क्योंकि ये एक रहस्य है। देखो, आशा माने क्या? आशा, असा। सास, साइड एंगल साइड। आस, एंगल एंगल साइड। पास का कुछ नहीं, हो तो कुछ नहीं। पास का कुछ नहीं, हो तो कुछ नहीं, तो का कुछ नहीं। साइड साइड साइड। हो जाओगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक कुछ नहीं है, नहीं रहस्य। सही है? तो कॉन्ग्रुएंसी में बस ये 5 नियम ही आएंगे, ये ऐसे से और ए नहीं आएंगे। तो तुम मुझे बताओ कि जिसमें चॉइस ज्यादा हो वो दुकान अच्छी है, या जिसमें चॉइस कम हो वो दुकान अच्छी है? वेरी नाइस। तो ये ज्यादा चॉइस वाली दुकान अगले साल आपके लिए खुलेगी। अगले साल 10वीं में सिमिलरिटी ट्रायंगल का पूरा चैप्टर है, एकदम फुद्दू चैप्टर। और जो मुश्किल चैप्टर है वो आप इस साल पढ़ेंगे, जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, जो अभी हम पढ़ेंगे। हालांकि कॉन्ग्रुएंसी भी मुश्किल नहीं है, पर पता नहीं क्यों 2 ऑप्शन कम हो जाते हैं ना, तो बच्चों को वो डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो याद नहीं रख पाते कि सिमिलरिटीज में कौन से ऑप्शन थे और कॉन्ग्रुएंसी में कौन से ऑप्शन थे। पर अगर ये ट्रिक याद आप रख पा रहे हो तो कॉन्ग्रुएंसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरिटीज के कितने रूल हैं? कौन कौन से? एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, आस। हाँ, मतलब आशा के साथ आसपास है तो हो जाओ, क्योंकि ये एक रहस्य है। और इन दोनों की कोई भी ट्रिक आप बना देना, क्योंकि कुछ बना देना आगे स्टोरी सिमिलरिटीज की, क्योंकि ये देखो किसी के चिल्लाने की आवाज है, तो तुम लोग ऐड अप कर सकते हो। क्योंकि वो रहस्य ये है कि उसके ससुरा उस दिन चिल्लाए थे ऐसे कुछ कर सकते हो, कुछ तो बना सकते हो। तुम लोग भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है? उसके ससुरा ऐसे ससुरा चिल्लाए थे तो हो गया। ठीक है? तो वो कौन सी शर्तें हो गई? सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी की कितनी शर्तें हैं? कौन सी नहीं है? ठीक है, ससुरा और नहीं है। ठीक है? तो ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं। इसके हिसाब से शायद बुक में 7 से 8 थियरम है। कितने? 7 से 8 थियरम है, और कई सारे प्रॉब्लम्स है। पर ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं पता है? पहले थियरी करवाते हैं, मतलब थियरम्स करवाते हैं, बाद में प्रॉब्लम करवाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद थियरम्स करेंगे। ठीक है, इतना लिख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। वो ट्रिक भी लिख लेना। चलो, एग्जाम्पल 1,
बोल रहे हैं इन फिगर 7.8 दी गई फिगर में OA इज इक्वल्स टू OB है, OA इज इक्वल्स टू OB है, OC इज इक्वल्स टू OD है। तो हमें ये दिखाना है कि ट्राइंगल AOD यानी कि ये नीचे वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब सेम शेप सेम साइज BOC के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये भी हमें प्रूव करना है कि AD यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है। कैसे करें? और हाँ, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली आपको सास बनना होगा। क्या बनना होगा? सास। सास कैसे होते हैं पता है? कैसे पता होगा? आपकी थोड़ी शादी हुई। सास मतलब पुरुष की सास नहीं, स्त्री की सास की बात कर रहा हूँ कि फीमेल की सास कैसे हो गई? कहाँ जा रही हो, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कब आओगे, है कि नहीं? हर पॉइंट पे सवाल होते हैं। तो इसमें भी आपको हर पॉइंट पे सवाल बनाने हैं और उसके जवाब भी देने हैं। आपको सास भी बनना है और बहू भी बनना है, क्योंकि सास भी कभी क्या बात है, सीरियल वाले ही है सभी। ठीक है, चलो प्रूफ। पहले तो ये बताओ हम कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल AOD और BOC। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर ट्राइंगल AOD, जो लिखा हुआ है वही AOD एंड ट्राइंगल BOC। इन दोनों ट्राइंगल की बात चल रही है, ठीक है। अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर हमें करना हो तो हमारे पास कितनी शर्तें मौजूद है? आशा की सास आसपास है, क्योंकि अगर आशा की सास अगर आसपास हो तो हो जाओ, क्योंकि वो एक रहस्य है। तो इन 5 शर्तों में से आप कौन सी फिट करना चाहेंगे? देखो कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी सवाल में दी गई है। देखो ये साइड है तो ये साइड मैच हो रही है, तो एक तो मिल गया। ये है तो ये है, ये भी मिल गया। अभी तीसरी चाहिए, कौन सा? क्यों? ये दोनों क्यों इक्वल है? इसमें तो दिया नहीं है। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? वेरी नाइस। क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो बट ऑब्वियस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अभी देखो हमारे पास एक साइड, एक एंगल, एक साइड, और हमेशा आप साइड बाय साइड ही जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? साइड साइड एंगल, ऐसा नहीं है। आपको कनेक्ट करना है, साइड एंगल साइड, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, साइड एंगल साइड। आपको वन वे लेना है, ठीक है। तो ये कौन सी शर्त हो गई? साइड एंगल साइड, सास, ठीक है। तो सास कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अभी इसको लिखे कैसे तुम लोग मुझे बताओ? ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। तो क्या मैं ऐसे लिखूं OA इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OB? क्यों? सास बनो। सर OA is equal to ON। OA इज इक्वल्स टू OB क्यों? सास बने हो ना तुम लोग, जवाब दो। अब बहू बनो। OA और OB एक बराबर क्यों है? किसने बताया? किसने बताया? गिवन क्या यार, बहु ठीक नहीं बन रहे हो। चलो उसके बाद एंगल ना, तो देखो AOD वाला ट्राइंगल पहले लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्राइंगल AOD लेते हैं और ये वाला एंगल लिख देते हैं, तो उसमें भी मार्क्स कट जाता है। तो बताओ एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOD एंगल BOC। COB नहीं, BOC होगा ना? मैं वही पूछ रहा हूँ। COB होगा कि BOC होगा? BOC होगा। BOC। C होना चाहिए। BOC। लड़कियां सही है। ऐसे अरे देखो ना, ये एक डंडी वाला छोर ये है, तो वही एक डंडी वाला छोर कौन सा है? B। हाँ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है? 2 ही मिनट आता हूँ। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है? B। D के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है? क्योंकि ये देखना है इक्वालिटी कहाँ पे है,
तो ठीक है, तो AOD इज इक्वल्स टू व्हाट? AOD इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल BOC। काहे? गिवन नहीं, ये तो दिया हुआ नहीं था। नहीं साइड एंगल मेरे सामने सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल चलो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सही है। फिर चलो साइड एंगल, अभी ये वाली साइड, तो क्या लिखूं? OC इज इक्वल्स टू OD। अच्छा, OC इज इक्वल्स टू OD लिखूं कि OD इज इक्वल्स टू OC लिखूं? OC इज इक्वल टू पहला कौन सा ट्राइंगल है? हाँ, तो OD ही लिखेंगे ना। देखो, जो भी लेफ्ट चीजें लिख रहे हैं वो पहले ट्राइंगल की होनी चाहिए, जो भी राइट चीजें लिख रहे हो वो दूसरे ट्राइंगल की होनी चाहिए। बहुत ही बारीक चीज है, बहुत ही बारीक है। हो सकता है कि स्कूल के टीचर को टप्पा भी ना पड़े, आपके स्कूल के पड़े, पर हो सकता है नॉर्मली टीचर को टप्पा ना पड़े, वो बाउंस हो जाए। पर हाँ, बोर्ड में अगर कोई अच्छा खासा टीचर बैठ गया जो बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर को समझता है, तो वो सारी चीजें पकड़ेगा। ऐसे तो सर इक्वल्स टू है, दोनों तो साइड सेम ही है। हाँ, पर हम ले क्या रहे हैं? वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है? जैसे कि खाना हम मंगवाए तो खाना ही है ना, पर सोचो आपको वो पंजाबी में पहले चपाती लाके दे दे, बाद में सब्जी दे, और बाद में लास्ट में मसाला पापड़ दे, तो जो स्टार्टर है वो आखिर में दे। खाना तो खाना ही है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन मेक्स द डिफरेंस। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरीके से, मान लो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, पर अगर ऐसे लिख रहे हो तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि पहला जो चीज है वो पहले ट्राइंगल से रिलेटेड है, दूसरी जो चीज है वो दूसरे ट्राइंगल से रिलेटेड है, तो इट इज इजी टू करेक्ट करने के लिए भी इजी हो जाएगा टीचर को। चलो, AOD इज इक्वल्स टू BOC। फिर नेक्स्ट हमने क्या? OD ना, हाँ, OD इज इक्वल्स टू OC। किसने बताया? गिवन। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से दोनों ट्राइंगल? एंगल सो ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC। क्यों? क्यों? क्यों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं? साइड एंगल साइड, पर सिमिलरिटी वाला या कॉन्ग्रुएंसी वाला? कॉन्ग्रुएंसी वाला। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अभी मान लो पूरा शरीर समान है, एक ही मिनट में आ रहा हूं, पूरा शरीर समान है तो अंग भी, मान लो कि दो आइडेंटिकल ट्विंस है, पूरा बॉडी आइडेंटिकल है तो उसके हाथ भी कैसे होंगे? इस चीज को मैथ्स की लैंग्वेज में कहा जाता है सिपिसिटी। क्या कहा जाता है? सिपिसिटी। हाँ, CPCT। C का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग। P का मतलब है पार्ट्स। C का मतलब है कॉन्ग्रुएंट। T का मतलब है ट्रायंगल। मतलब हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। पूरा शरीर समान तो अंग पंग भी। इस चीज को क्या कहा जाता है? सिपिसिटी। उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सेम चीज 10वीं में आएगी सिमिलरिटी में, तो सिपिसिटी क्या बन जाएगा? CPST। क्या बन जाएगा? CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो 10वीं में आप CPST पढ़ोगे और 5 की जगह पे 7 रूल अवेलेबल होंगे। चॉइसेस ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। CPCT CPST में कोई टेंशन? ठीक है, यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, CPCT या CPST?
अच्छा, सीपीसीटी अगर इस्तेमाल हो तो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है, चलो ये तो हमने कर दिया पहला वाला। एडी और बीसी पैरेलल प्रूव करने हैं, वो कैसे पैरेलल हो सकते हैं? एडी और बीसी ये दोनों पैरेलल कब हो सकते हैं? हाँ, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो इक्वल हो जाए। सर, तो अल्टरनेट हाँ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने की वजह से एडी और बीसी क्या हो जाएंगे? पर ये और ये हम इक्वल कैसे प्रूव करें? पर ये पैरेलल है ऐसा प्रूव करना है, दिया नहीं है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ऐसा हम कैसे प्रूव करें? कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, वो कहाँ से बोलो बोलो थोड़ा। ऐसा आएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे प्रूव करोगे? अभी हमने क्या डिस्कस किया? सीपीसीटी ये पूरा शरीर समान है तो इसके अंग पंग भी समान है। राइट, तो ये और ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं कि एंगल BCO, एंगल BCO सो इक्वल्स टू व्हाट? BCO इक्वल्स टू व्हाट? देखो B से कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है? हाँ, C से कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है? और O से तो वही है। देखो BCO लिखा तो ADO लिखना पड़ेगा, एंगल ADO। क्यों? सीपीसीटी, पूरा शरीर समान तो अंग पंग भी समान। सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों इक्वल है उसका मतलब क्या हुआ कि BC और AD पैरेलल होंगे। सो AD इज पैरेलल टू BC। क्यों? सीपीसीटी नहीं, सीपीसीटी से तो इक्वल, डायरेक्ट पैरेलल लिख दिया, पर पैरेलल क्यों है? क्योंकि वो दोनों एंगल सेम वो दोनों एंगल कौन से हैं? सी और डी, एंगल सी और एंगल BCO ये और ये किस प्रकार के एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, अल्टरनेट हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वर नहीं इज इक्वल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइनें पैरेलल है, वाइसा वर्सा। अगर लाइनें पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, वाइसा वर्सा। समझ में आ गया? अगर बारिश हुई है तो रोड गीले हैं, अगर रोड गीले हैं तो बारिश हुई है, दैट इज वाइसा वर्सा। तो अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल, तो अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। कौन से एंगल इक्वल होने की वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर। तो जितना भी मांगा था वो उतना दे दिया, हैंस खत्म। हैंस शोड, इजी, लिख लो। हाँ, एग्जाम्पल 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान। AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB जो है वो लाइन का एक टुकड़ा है, AB जो है वो लाइन का एक टुकड़ा है। एंड लाइन L, कोई एक लाइन L है जो AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने पहले भी सुना हुआ है, याद है ना? फर्स्ट चैप्टर, वो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, पता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते थे, मोर देन हाफ लेके राउंडर से। हाँ, तो ये वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ पॉइंट P लाइज ऑन L, मान लो कि इसी लाइन L के ऊपर कोई पॉइंट P है जिसकी वजह से ट्राइंगल PAB बन रहा है, तो शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो साबित करिए कि P जो है वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब PA इज इक्वल्स टू PB हमें प्रूव करना है। कैसे करें? पहले तो जो चीजें पता है ना उसको लिख लो। L क्या है? परपेंडिकुलर माने क्या? 90 डिग्री बाइसेक्टर माने क्या? काटना कैसे? बराबर हिस्से करना।
तो क्या मैं ऐसे बोलूँ कि ये और ये इक्वल है? बाकी का आप सोच लो। पहले बताओ मुझे कौन से दो ट्राइंगल पे फोकस करना चाहोगे? पी है। पी ए ट्राइंगल है? पी सी ए, जो भी नाम चुनो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पी सी ए, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर ट्राइंगल पी सी ए, मैंने नाम फाइनल कर दिया। एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल, नाम सोच समझ के चुनना। पीबीसी। देखो पी सी ए लिया है आप लोगों ने, तो पी सी बी ही आएगा। हाँ, एंड ट्राइंगल पी सी बी, इन दोनों ट्राइंगल में जो जो चीजें कॉरस्पॉन्डिंग है वो मुझे बताते जाओ। जैसे कि तुम, हाँ, ए सी, फिर ये एंगल, फिर तीसरा कौन सी और क्यों? वो कैसे इक्वल है? दिया भी नहीं है सर। तो ए सी और सी बी। ए सी और सी बी, हाँ वो एक साइड, हाँ सर। ये एक एंगल, फिर तीसरा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस से साबित करने के लिए 3 पार्ट चाहिए ना। तो आरएचएस। चलो राइट एंगल है, हाइपोटेनियस कहाँ इक्वल है? हाइपोटेनियस तो इक्वल प्रूव करने हैं। कुछ ऐसा जो आपके आंखों के सामने है पर छुपा हुआ है, दिखते हुए भी नहीं दिख रहा। कुछ ऐसा जो दोनों ट्राइंगल के पास है, 90 डिग्री। वो तो है ही। ये दोनों चीजें तो हो ही गई हैं। तीसरी चीज कौन सा? सर पी वाला। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? एडजेसेंट एंगल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या ये फिर इक्वल क्यों है? अगर बहू जवाब नहीं दे पा रही, ये पैरेलल लाइंस कहाँ है? अगर बहू जवाब नहीं दे पा रही मतलब बहू ने कुछ कांड किया है। ठीक है, और कुछ? अच्छा, पीसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पीसी पीसी क्या पीसी दोनों के पास है और कॉमन है, और कॉमन चीज इक्वल होती है, तो क्या पीसी इज इक्वल्स टू पीसी? तो हो ही गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? तो फिर कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो पूरा शरीर समान है, तो अंग पंग भी। तो ए पी ए इज इक्वल्स टू क्यों? सिपिसिटी, हैंस शोड। खत्म। चलो लिखो, वो कैसे लिखो? कैसे लिखो? PC is angle. हाँ, PAC is a right angle. PCA and PCB is a right angle. कुछ भी। मैंने बोला ना, या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे जाओ। ऐसे जाओ। AC is equals to AC is equals to what? CB या BC? हाँ, AC is equals to BC। काहे? AC is equals to BC क्यों है? क्योंकि गिवन है। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। चलो, तुम अच्छी बहू बन पाओगे। फिर जल्दी, हेत को वो हो रहा है ऐसे ऐसे, तल पापड़ हो रहा है वो। चलो दूसरा। 90 डिग्री। 90 ACP. हाँ, एंगल ACP, ACP इज इक्वल्स टू एंगल ACB. बीसीपी। BCP, BCP, हाँ, BC. BCP जो 90 के बराबर है। क्यों? लाइन है बीच में, कॉमन लाइन। वो किसने बताया? राइट एंगल है। हाँ, क्यों है? गिवन है ना। Transverse है. क्यों है? L बाइस वो परपेंडिकुलर बाइस। हाँ, वो किसने बताया? Given. हाँ, तो बताओ ना यार, क्या यार ऐसे। फिर नेक्स्ट,
ये हो गया, ये हो गया। अब PC इज इक्वल टू PC इज इक्वल्स टू PC। क्यों? वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो भी नहीं, वो तो प्रूव होने के बाद होता है। खमन, खमन ही हुआ ना। अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते हैं, इट इज खमन मैन, इज खमन, खमन, ठीक है। तो देखो साइड एंगल साइड, तो मैं क्या लिखूं? सो ट्राइंगल PCA is congruent to triangle PCB। क्यों? हाँ, साइड एंगल साइड क्या? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर पूरा शरीर समान है तो अंग पंग भी सो PA इज इक्वल्स टू सो PA इज इक्वल्स टू क्यों? वेरी नाइस। CPCT का फुल फॉर्म बताओ। कॉन्ग्रुएंट हैंस खत्म, लिख लो। हाँ जाओ। कब का लिख रहे थे? हाँ, खुजली है भाई, खुजली है। चलो एग्जाम्पल 3 मजेदार है। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। एक लाइन AB और दूसरी लाइन CD एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब ये और ये पैरेलल है। हाँ ये पैरेलल है, इसमें उल्टा ये पैरेलल है, ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर उन्होंने बोला है O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। O जो है वो A और D का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है? एकदम मिडल में है, मतलब उसके दोनों तरफ साइड इक्वल है। तो OA इज इक्वल्स टू OD हो जाएगा। O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, तो OA इज इक्वल्स टू AD, इसलिए मैंने फिगर में इसको दिखा दिया। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि AOB यानी कि नीचे वाला ट्राइंगल और DOC यानी कि ऊपर वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा हमें यह भी प्रूव करना है कि O जो AD का मिड पॉइंट था वही O BC का भी मिड पॉइंट है। कैसे करें? हाँ चलो, तुम जो पकड़ रहे हो वो मुझे बता दो। एक साइड के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये तो तुमने पकड़ लिया। चलो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों इक्वल होंगे, तो तुम्हें मिल गया एंगल और साइड। अब तीसरी चीज कौन सा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो AB और CD यहाँ पे पैरेलल है, तो हम किसी भी एक को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। मैं DA को ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ। अगर ये DA ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक हो गया। अगर दोनों के पूरे शरीर समान है तो उसके अंग पंग भी सेम ही होंगे। तो OC इज इक्वल्स टू OB, राइट। और अगर OC और OB इक्वल है उसका मतलब वो क्या हुआ? BC का, हैंस खत्म, प्रॉब्लम खत्म। चलो लिखवाओ। फॉर विच ट्राइंगल? AOB, चलो AOB पहले लिख रहे हो तो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। वेरी नाइस। चलो DOC, इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या बताओ? O is the midpoint of it। B1 है, वही लिख देते हैं। नहीं, या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे जाओ, कैसे जाना चाहते हो? वर्टिकली करते हैं। ठीक है, पहले वर्टिकली करना है आप लोगों को। ठीक है, तो कैसे लिखूं मैं? एंगल एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC।
क्यों? वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर सर वापस साइड पे आएगा ना, हाँ, मतलब कि CD पैरेलल टू AB। नहीं, अभी देखो तुमने एंगल दिखा दिया, हाँ, अब साइड की बारी है। सर तो AO तो एओ लिखना चाहते हो कि ओए लिखना चाहते हो? AO ठीक है, एओ इज इक्वल्स टू व्हाट? DO एओ इज इक्वल्स टू डीओ। क्यों? क्यों? गिवन ही ना, दिया हुआ है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। अगर आपका गिवन लिखने में जी नहीं चल रहा है तो यही स्टेटमेंट लिख दीजिए, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। और अगर ये नहीं लिखना चाहते, गिवन लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि गिवन में से ही मैंने उठाया है। ठीक है, फिर तीसरा, एंगल, मतलब कि पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, बाद में रीजन दीजिए। पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट, तीसरी चीज, सर मतलब कि एंगल पे है, मतलब कि एंगल हाँ, BAO। एंगल बी ए ओ लिखना चाहते हो, ठीक है, एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल, DCO सोच के बताओ, बी के बराबर कौन है? सर सी है। CDO ए के बराबर कौन है? डी। सी डी यू। पहले कांड बाद में कारण, कांड हमने कर दिया, इक्वल है। अब कारण दीजिए कि क्यों है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उससे भी पहले कुछ लिखना होता है, जो लाइंस और एंगल्स में हम लिखते थे। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। ट्रांसवर्सल कौन सा? AD AD इज ट्रांसवर्सल, AD इज ट्रांसवर्सल वर्सल। सो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर हाँ, एंगल। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सही है। देखो पूरा कांड का अच्छे से कारण हमने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं 10वीं के बोर्ड के, 10वीं के बोर्ड के जो बेस्ट पेपर्स होते हैं ना, वो गूगल पे अवेलेबल होते हैं। तो आप भी कभी ना, जब भी फ्री बैठे हो, 2-3 रील या 2-3 वीडियो कम देखो, CBSE और गुजरात बोर्ड के टॉपर्स की सप्लीमेंट्री सर्च करो, तो वो पूरी PDF आ जाती है। तो वो बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं ना, तुम लोग खुश हो जाओगे। ये जो मेथड है वो किताब की मेथड है, ठीक, पहले कांड बाद में कारण। पर मैंने एक CBSE के बच्चे की सप्लीमेंट्री देखी थी, उसने पहले कारण दिया था, बाद में कांड किया था। हाँ करके करूँगा, ठीक है। तो उसको, हाँ, तो उसको भी फुल मार्क्स मिले थे। तो पहले रीजनिंग दो, बाद में स्टेटमेंट लिखो, तो भी गलत नहीं है। पहले स्टेटमेंट लिखो, बाद में रीजनिंग दो, तो भी गलत नहीं है। पर फिलहाल आपकी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें हैं कि पहले कांड बाद में कारण। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब क्या करूँ? अभी सर ये हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गया ना, हाँ सर। तो लिखवाओ। सो ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC। क्यों? वो एंगल साइड CPCT सही नहीं वो नहीं। एंगल साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। आशा की सास वाला आशा, कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा, कोई बीजेपी वाला बच्चा हो तो ये कांग्रेस रूल नहीं है, हाँ, मैं पहले से बता देता हूँ, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है। बोला कॉन्ग रूल लिखा, हम नहीं चलेंगे, हम बीजेपी है, तो ऐसे नहीं चलता, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर दोनों शरीर समान है तो क्या लिखूं? BC डायरेक्ट पूरा। AB OB सो OB इज इक्वल्स टू OC। क्यों?
CPCT फुल फॉर्म Corresponding parts of congruent triangle। और अगर OB और OC इक्वल है, इसका क्या मतलब होता है? O is the midpoint of BC. So O is mid point of BC, hence showed। अच्छा, इसके अलावा डेकोरेशन का और एक चीज मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे कितनी चीज पूछी गई थी? दो। ये पहला है, ये कहाँ पे है? तो इसको आप डॉट 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 करके S1 लिख सकते हैं, शोड 1। और ये कहाँ पे है? तो इसको आप S2 लिख सकते हैं, शोड 2। ये प्रेजेंटेशन में आता है, डेकोरेशन में आता है। जितना डेकोरेशन अच्छा हो, टीचर उतना ही अच्छा फील करता है। और एक बार टीचर अच्छा फील करे तो वो मार्क्स अच्छे देता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखें, परसों से एक्सरसाइज करेंगे। लिख लो।